everyone, welcome back to Commercial Sub. I hope all of you are doing great and we were doing issue of debentures. In previous video we already discussed what is debentures, types of debentures and accounting treatment of issue of debentures, जिसमें हमने कंडीशंस को कवर किया था एट पार, प्रीमियम एंड डिस्काउंट वाली कंडीशंस को हम कवर कर चुके हैं. नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस issue of debenture as a collateral security and how it will be treated, and last one is redemption of debentures, जिसमें हम सारी जर्नल को कवर करेंगे. इश्यू के टाइम पे जब हम रिडेम्पशन की कंडीशन को साइमल्टेनियस कंसीडर करके चलते हैं तो उसमें जर्नल एंट्रीज कैसे करेंगे, तो ये सब डिस्कस हम करने वाले हैं इन डिटेल बहुत ही इजी टेक्निक के साथ. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. डिबेंचर एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी. ये टॉपिक समझने से पहले हमें ये समझना होगा व्हाट इज कोलेटरल सिक्योरिटी. कोलेटरल सिक्योरिटी क्या होता है? कोलेटरल सिक्योरिटी ऐसी सिक्योरिटी होती है जब हम किसी से लोन लेते हैं तो हमें कुछ ना कुछ मॉर्टगेज करके रखना पड़ता है, मतलब कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ता है. किसी से लोन लेने के लिए हमें कुछ गिरवी रखना पड़ता है. वो हमारी कोई एसेट हो सकती है या कोई हमारे शेयर्स या डिबेंचर्स, कुछ भी ऐसी चीज जिसकी वैल्यू लोन की वैल्यू से ज्यादा हो, वो हमें एज अ मॉर्टगेज रखाना पड़ता है. तो उसी सिक्योरिटी को जो हम गिरवी रखवा रहे हैं उसी को हम कोलेटरल सिक्योरिटी बोलते हैं. तो जब हम डिबेंचर्स दे देते हैं एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी और उसके बदले में लोन ले लेते हैं तो उसका कैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा. ठीक है, हमें ये समझना यहाँ पे जरूरी है कि इस केस में हमारे डिबेंचर्स इश्यू नहीं हो रहे, मतलब हम डिबेंचर इश्यू करके उनसे पैसे नहीं ले रहे, ना ही डिबेंचर्स पर इंटरेस्ट पे करेंगे. हम सिर्फ ऐसा लोन ले रहे हैं जिसपे हम इंटरेस्ट पे करेंगे, ना कि डिबेंचर्स पे हम इंटरेस्ट पे करेंगे. डिबेंचर बस सिक्योरिटी हमने रखवाया हुआ है कि इन केस इन फ्यूचर अगर हम लोन रीपे नहीं कर पाते तो जो हमारे क्रेडिटर होंगे या बैंक होगा जिससे हमने लोन लिया है वो डिबेंचर्स सेल आउट करके अपनी रिकवरी कर सकते हैं लोन की. इसीलिए हम डिबेंचर से तो सिक्योरिटी रखवा रहे हैं. ठीक है, कोलेटरल सिक्योरिटी का मतलब समझ आ गया. जब हम किसी से लोन लेते हैं तो जो एज ए सिक्योरिटी हम एसेट को रखवाते हैं उसको हम बोलते हैं कोलेटरल सिक्योरिटी. अब हम समझेंगे हाउ इट विल बी ट्रीटेड. इसको करने के दो मेथड है. क्वेश्चंस में मेंशन होगा कि भाई कैसे आपको इसको करना है ट्रीट, राइट. First is when journal not passed. Second is when journal passed. बेसिकली जब हमें रिकॉर्डिंग नहीं करनी डिबेंचर्स की एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी या फिर मेंशन हो कि व्हेन जर्नल नॉट पास, तब कैसे उसका ट्रीटमेंट होगा. और जब मेंशन हो व्हेन जर्नल पास और व्हेन दीज डिबेंचर्स आर रिकॉर्डेड तो आपको क्या ट्रीटमेंट करना है वो हम समझेंगे. ठीक है, बहुत इजी है, कुछ मुश्किल नहीं है. जब साफ साफ कह दिया कि व्हेन जर्नल नॉट पास तो इट मींस हमें पता है कि जर्नल एंट्रीज नहीं करनी, तो सिर्फ इसको बैलेंस शीट में शो करेंगे. लोन की एंट्री करेंगे लेकिन कोलेटरल की एंट्री नहीं करेंगे. तो क्या होगा, लोन जब हम लेते हैं तो हमारे पास कैसा आएगा, तो एंट्री बनती है बैंक अकाउंट डेबिट टू जिस भी बैंक से लोन लिया है हमने उसका नाम, टू बैंक लोन अकाउंट, राइट. फर्स्ट एंट्री तो होनी ही है दोनों बोथ केसेस. ओके, सेकेंड हमारी एंट्री इस केस में तो कोई बनेगी नहीं क्योंकि उसने कहा है कि जर्नल नहीं पास करनी, किसकी, कोलेटरल की नहीं पास करनी जो हमने डिबेंचर इश्यू की है. तो इस केस में हमारी सेकेंड एंट्री कुछ नहीं बनेगी. ठीक है, सिर्फ एक ही सिंगल एंट्री पास करोगे, बैंक से लोन लेने की एंट्री करेंगे. ओके, बैलेंस शीट में इसको कैसे शो करेंगे, देखिए आपकी बैलेंस शीट बनती है. बैलेंस शीट आपकी जो इक्विटीज एंड लायबिलिटीज में आपका लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स वाले हेड में आपका जाता है बैंक लोन. अगर लॉन्ग टर्म है तो लॉन्ग टर्म में चला जाएगा, अगर शॉर्ट टर्म है तो शॉर्ट टर्म में चला जाएगा. इट विल बी मेंशन्ड इन द क्वेश्चन. ओके, तो क्या होगा, मैं अज्यूम कर रही हूँ कि मैंने लॉन्ग टर्म लोन लिया है फ्रॉम SBI. ओके, तो जब लॉन्ग टर्म लोन लेते हैं तो हमारी लायबिलिटीज जो बनती है बेसिकली यहाँ पे आता है ना इक्विटीज एंड लायबिलिटीज में, इक्विटी एंड लायबिलिटीज में
में जाएगा, जो आपका मेन हेडिंग होती है लायबिलिटी साइड में, उसके अंदर आपका बनता है नॉन करंट लायबिलिटी, राइट, क्योंकि मेरा लॉन्ग टर्म लोन है तो फिर नॉन करंट लायबिलिटी में, शॉर्ट टर्म होता तो आपकी करंट लायबिलिटी में चला जाता है। इसमें आपका सब हेड बनेगा, सब हेड बनता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। तो ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में चला जाएगा। अब लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में जो जाएगा, आप यहाँ पे सिंपली आप अपना अमाउंट लिखोगे। मैं इसमें अज्यूम कर रही हूं कि XYZ लिमिटेड took a long-term loan from SBI of rupees 1 lakh, okay, and deposit 2000 debentures, 2000 10% debentures as collateral security, ये मेंशन होगा। तो लोन कितने का लिया है हमने? 1 लाख का। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में हम यहां पर क्या मेंशन करेंगे? 1 लाख, ठीक है। 1 लाख का लोन लिया, साथ में आपका नोट्स ऑफ अकाउंट्स का बनता है, यहाँ पे छोटा सा कॉलम बनाएंगे। एक काम करते हैं, इसको मैं नोट्स ऑफ अकाउंट्स बना देती हूँ। यहाँ पे हम मेंशन करेंगे 1 लाख और यहाँ पे हम लिख देंगे 1, क्योंकि ये वर्किंग बता रहे हैं नोट्स ऑफ अकाउंट्स में ये 1 लाख कहां से और कैसे आया। तो आप यहाँ पे नोट्स ऑफ अकाउंट्स बना देते हैं। नोट्स ऑफ अकाउंट्स आपका कैसे बनेगा? अगेन ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में बनेगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। इसमें क्या कह रहे हैं? एसबीआई से लोन लिया है ना, तो आप यहाँ पे लिखेंगे लोन फ्रॉम एसबीआई, फाइन। अब कितने का लोन लिया? 1 लाख का, तो यहाँ पर बाहर तो आ जाएगा 1 लाख, बट आपने क्या किया? कोलेट्रल, ऐसा कोलेट्रल डिबेंचर इशू किए हैं, मतलब सिक्योर्ड बाय डिबेंचर्स है ये लोन। तो यहाँ पे लिखना है, आपको मेंशन करना है सिक्योर्ड बाय 2000 10% debentures as collateral security, बस और कुछ नहीं करना, यहाँ पे ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। और रही बात आपका ये बैंक का, ये एंट्री यहाँ पर हो गई लायबिलिटी में, बैंक आपका एसेट में चला जाएगा, करंट एसेट में। आपकी बैलेंस शीट का एक एक्सट्रैक्ट था जो आपने यहाँ पे शो करना है, ठीक है। सिंपली सिर्फ लोन की एंट्री करोगे, जब मेंशन हो जर्नल नोट पास, सिंपल आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और ये 1 लाख मेंशन करेंगे। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स लोन फ्रॉम एसबीआई में आप ये यहाँ पे मेंशन करेंगे कहाँ से लोन लिया, तो यहाँ पर आपने अमाउंट मेंशन कर दी। सिर्फ ब्रैकेट में इसका रोल है इन डिबेंचर्स, ये जो आपने एज अ कोलेट्रल इशू की है उसका रोल सिर्फ इतना है कि आपने मेंशन करना है दीज जो दिस लोन इज सिक्योर्ड बाय डिबेंचर्स, ओके। सिंपली लिखने सिक्योर्ड बाय 2000 10% डिबेंचर इज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी, फाइन, क्लियर है। अब क्वेश्चन ये अराइज होगा कि भाई लोन तो 1 लाख का लिया है, तो 2 लाख से सिक्योरिटी, आप यहाँ पे 100 ईच का होता है ना डिबेंचर, आप यहाँ पे ये भी मेंशन कर सकते हैं 2000 10% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी, ठीक है। यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हैं ऑफ ₹100 ईच एज कोलेट्रल सिक्योरिटी, ओके। तो ये पता लगेगा कि आपको ये तो अमाउंट 2 लाख हो रहा है, तो हमेशा जो भी सिक्योरिटी की वैल्यू होती है वो लोन की वैल्यू से ज्यादा ही होती है, ओके। बस फर्स्ट वाला अगर मैं जर्नल नहीं पास करनी तो ऐसे करना है, फाइन। अगर आपको बोला जाए कि जर्नल पास्ड, कि जब जर्नल पास करना है तो ये एंट्री तो होगी, ये फर्स्ट एंट्री तो होगी, साथ ही साथ एक और एंट्री हो जाएगी, सेकेंड एंट्री,
क्योंकि आपने डिबेंचर इश्यू किए हैं, राइट। तो यहाँ पर आएगा 2% डिबेंचर, जैसे मेरे केस में 10% डिबेंचर है, तो मैं यहाँ पे 10% डिबेंचर अकाउंट कर देती हूँ। अब इसके बदले में पैसा नहीं आया, तो मैं यहाँ पर लिखूंगी डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट, डेबिट। फाइन, इतना क्लियर हो गया। अब ये जो डिबेंचर्स हमने इश्यू किए हैं वो मैंने किए हैं 2 लाख के, 2000 into 100। तो मैं यहाँ पर जो अमाउंट मेंशन करूंगी वो मैं 1 लाख नहीं, वो मैं 2 लाख ही मेंशन करूंगी, क्योंकि एक्चुअल में जो डिबेंचर इश्यू हुए हैं वो 2 लाख के इश्यू हुए हैं। फाइन, इतना समझ आया। जब जर्नल पास करेंगे तो जर्नल एंट्री क्या होगी। अब बैलेंस शीट में आप ये सेम रहेगा, सिर्फ नोट्स ऑफ अकाउंट्स में चेंज आएगा। इसको सेम एज इट इज भी शो करोगे। नोट्स ऑफ अकाउंट में क्या चेंज आएगा, ये जो हम इतनी बड़ी लाइन लिख रहे थे अब ये लाइन नहीं लिखेंगे, ये लाइन हमको नहीं लिखनी। ओके, सिर्फ इतना लिखना है, सिक्योर्ड by 10%, secured by 2000 debentures of rupees 100 each। ये लाइन लिखेंगे, यहाँ पे मेंशन करना है एज कोलेट्रल लिख सकते हैं, इसमें कोई इश्यू नहीं है। ओके, साथ ही साथ अब आपको इसकी मल्टीप्लाई करके दिखाना है इनर कॉलम में। कितने के हो गए ये 2 लाख का, वहां पे हमने मल्टीप्लाई नहीं किया था, बस इतनी लाइन मेंशन की थी, खत्म। फिर आप करेंगे लेस, ये डिबेंचर सस्पेंस भी तो कहीं ना कहीं पोस्ट होगा, तो लेस डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट। ओके, कितना 2 लाख, यहाँ पे आ गया नील, बस खत्म कहानी। यहाँ पे आपका अगेन 1 लाख आ जाएगा। क्लियर हो गया। डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट करने का मतलब ये है, ये हमें पता नहीं कि मेरे ये लायबिलिटी अराइज होगी या नहीं होगी, यानी कि डिबेंचर से पैसा जो होगा वो रिडीम हो जाएगा या नहीं होगा, तो आपने डिबेंचर सस्पेंस लिखना है। ठीक है, इतना क्लियर है कि व्हेन जर्नल नोट पास और जर्नल पास्ट में क्या है डिफरेंस। जर्नल नोट पास सिंगल ये एंट्री होगी, ये सेम रहेगा, ये भी सेम रहेगा, बट ये कैलकुलेशन इसमें नहीं होगी। लेकिन व्हेन जर्नल पास्ट तो क्या होगा, ये एंट्री एक और ऐड ऑन हो जाएगी, डिबेंचर सस्पेंस डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। बैंक नहीं आएगा यहाँ पर, क्योंकि उस डिबेंचर से पैसा नहीं आ रहा। और यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ लोन का अमाउंट मत मेंशन करना, जितने के डिबेंचर इश्यू है। फाइन, और ये सेम रहेगा जैसे पहले था, बस यहाँ चेंज आएगा, यहाँ पे अब कैलकुलेशन होगी, इसका आप मल्टीप्लाई करके पूरा अमाउंट दिखाओगे 2 लाख और माइनस कर दोगे ये वाला डिबेंचर सस्पेंस, बाहर नील हो जाएगा। इतना क्लियर है। यही था कोलेट्रल सिक्योरिटी व्हेन डिबेंचर्स इश्यूड एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में देखने को मिला है, बहुत बार आता है ये वाला, और इसमें कुछ ऐसा है नहीं कि हमें लंबी चौड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ रही है। फाइन, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर का। बेसिकली एंट्रीज इशू की ही होंगी, बट रिडेम्पशन की कंडीशंस को कंसीडर करके हम कैसे एंट्री करेंगे वो हम समझेंगे। बहुत इजी है, देखने में लगता है इतनी सारे जर्नल है हम कैसे याद रखें, बट बहुत इजी है, बहुत ही सिंपल वे में आपको समझाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Our next topic is issue of debenture considering the conditions of redemption। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है एग्जाम में। ये जो जर्नल एंट्रीज है उस प्रिंसिपल पे बेस्ड है जो हमने 11th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़े थे प्रिंसिपल्स। हमने एक प्रिंसिपल पढ़ा था कंजर्वेटिज्म, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म। उसमें क्या था कि हम फ्यूचर प्रॉफिट को प्रेजेंट में कंसीडर करके नहीं चलेंगे। अगर मुझे लगता है कि फ्यूचर में मुझे प्रॉफिट होने वाला है तो वो जब होगा तब रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन अगर मुझे लगता है कि फ्यूचर में लॉस होगा, राइट, अगर मुझे लग रहा है फ्यूचर में लॉस होगा तो मैं उसको आज ही कंसीडर करके चलूंगी, उसका अकाउंटिंग आज ही बना के चलूंगी। यही रीजन है कि हम रिजर्व्स बनाते हैं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है फ्यूचर में जो लॉसेस होंगे उनको बियर करने के लिए मुझे पैसा चाहिए, तो मैं उसकी तैयारी आज ही करके चलती हूँ। लेकिन फ्यूचर के प्रॉफिट का कुछ नहीं होता, फ्यूचर में जब प्रॉफिट होगा वो तब की तब देखी जाएगी, अभी मैं उसको
कुछ कंसीडर नहीं कर रही। ये था आपका कंजर्वेटिज्म का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये जो हमारी एंट्रीज है उसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख के की जाएंगी, ठीक। वन बाय वन समझेंगे, एक एक एंट्री को बहुत इजी तरीके से समझेंगे, आपको बहुत आराम से समझ आ जाएगा कि इसका ट्रीटमेंट क्या होगा। ओके, चलिए फर्स्ट केस हमारा बनता है व्हेन इश्यू एट par and redeemable at par, ठीक है। when debentures issued at par and redeemable at par, par वैल्यू हमें पता है, par वैल्यू हमेशा 100 होती है, राइट। और यहाँ पर भी पार का मतलब 100 है। यहाँ एक चीज समझने की जरूरत है, अगर आपको ये जर्नल एंट्री बहुत इजी बनानी है, सिर्फ इतना ध्यान रखना है, इश्यू प्राइस और रिडेम्पशन के प्राइस का आपस में कोई भी कंपैरिजन नहीं है। इश्यू का प्राइस अलग है, रिडेम्पशन का प्राइस अलग है। अगर आप कह रहे हैं 100 का इश्यू है, 100 में ही रिडीम हो गया, तो इट मीन नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन है, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। आपको हमेशा इश्यू के प्राइस में भी अगर प्रॉफिट लॉस देखना है, आपने पार वैल्यू से उसको कंपेयर करना है, और अगर रिडेम्पशन में भी आपको प्रॉफिट और लॉस देखना है तो आपने पार वैल्यू से ही उसको कंपेयर करना है, यानी कि 100 से कंपेयर करना है। इन दोनों का कंपैरिजन नहीं है। इतना समझ लिया तो ये जर्नल बहुत आसान हो जाएगा। फाइन, चलिए मैं समझाती हूँ कि कैसे जर्नल पास करेंगे। पहले आपको ये कंडीशन पढ़ ली आपने, व्हेन डिबेंचर्स इशूड एट पार रिडीमेबल एट पार। मैं कंसीडर करके चल रही हूँ 100,000 डिबेंचर्स है, 1000 डिबेंचर्स की कंडीशन के बेस पर हम जर्नल पास करेंगे। ओके, तो इशूड एट पार रिडीमेबल एट पार, कुछ नहीं करना, सबसे पहले इशू की एंट्री कर दो, रिडेम्पशन बाद में देखेंगे। ओके, तो जब मैंने डिबेंचर को इश्यू किया होगा तो पैसा आया होगा, तो मैं एंट्री क्या करती हूँ, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। फाइन, यही होगा, बैंक अकाउंट डेबिट डिबेंचर एप्लीकेशन। रिसीव के टाइम पे कुछ नहीं करना, रिसीव के टाइम पे बस आप पैसा ले लो, ठीक है ना। कितने डिबेंचर्स थे, 1000 डिबेंचर्स थे, 100 ईच था, तो कितना हो गया, 1 लाख। 1 लाख रुपए तो मिले होंगे जब मैंने इश्यू किया होगा। लेकिन अब ड्यू की एंट्री पास करते हैं। ड्यू की एंट्री में भी जो हम पहले इश्यू में करते थे उतना करेंगे। इश्यू में क्या करते थे, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर, राइट, क्योंकि इश्यू पार पे है, सिंपल एंट्री होगी, तो अगेन यहाँ पे क्या आएगा, 1 लाख आ जाएगा। बस आपको सबसे पहले सिर्फ इश्यू की एंट्री पास करनी है, देन रिडेम्पशन की कंडीशन को कंसीडर करना है। रिडीमेबल एट पार, भाई 100 रुपए का डिबेंचर 100 में ही रिडीम हो रहा है, तो नो प्रॉफिट नो लॉस। तो जब नो प्रॉफिट नो लॉस तो हम कंसीडर करेंगे ही नहीं, हमें तो सिर्फ क्या कंसीडर करना है, लॉस वाला केस कंसीडर करना है। तो बस इसकी सिर्फ यही 2 एंट्री होंगी जो हम इश्यू के टाइम पे करते थे। क्लियर है इतना? चलिए, अगर सेकेंड केस है आपका व्हेन issued at discount and redeemable at par। अब यहां दिख गया रिडीमेबल एट पार, तो मतलब पार वैल्यू 100 का ही डिबेंचर था, 100 में ही रिडीम हो रहा है, इट्स ओके, नो प्रॉफिट नो लॉस। लेकिन इश्यू के टाइम का हमें लॉस हुआ, क्योंकि इश्यू हुआ 90 पे, रिडीम हो रहा है 100 पे। अभी जो मैंने कंडीशन बोली कि आप इन दोनों का कंपैरिजन नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं तो इस केस में आपको लॉस दिखाई दे रहा है, क्योंकि जब इश्यू किया था 90 रुपए मिले थे, अब रिडीम कर रहे हैं तो 100 रुपीज दे रहे हैं। रिडेम्पशन का मतलब पैसे देना, तो यहाँ तो 10 रुपीज लॉस हो गया। तो आपने इन दोनों को कंपैरिजन नहीं करना, आपने इसका भी कंपैरिजन पार वैल्यू से करना है और इसका भी कंपैरिजन पार वैल्यू से करना है। तो बेसिकली अगर मैं इसका पार वैल्यू से कंपैरिजन करती हूँ तो मुझे यहाँ पे 10 रुपए का लॉस हो रहा है,
लेकिन अगर इसको मैं पार वैल्यू से कंपैरिजन करती हूँ तो मेरे को नो प्रॉफिट नो लॉस हो रहा है, तो मतलब रिडेम्पशन पे कोई प्रॉफिट नहीं है, कोई लॉस नहीं। 100 का डिबेंचर था, 100 ही दे रहे हैं, तो नो प्रॉफिट नो लॉस, फिर इसको तो इग्नोर कर दो, सिर्फ इशू की एंट्री करोगे। इशू की एंट्री कैसे होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, तो कितना 1000 इंटू 90, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे हमारा 90,000 रुपीज रिसीव होंगे। इशू के टाइम पे, रिसीव के टाइम पे सिर्फ इशू ही कंसीडर करना, उसको रिडेम्पशन कंसीडर नहीं करके चलना, क्योंकि अभी तो नहीं दिए हैं पैसे, आगे आने वाले टाइम में देंगे 5 साल बाद 10 साल बाद, तो वो तब की तब देखेंगे। अभी सिर्फ रिसीव के टाइम पे इशू को ही कंसीडर करते हैं, ड्यू के टाइम पे रिडेम्पशन का लॉस कंसीडर करते हैं। ओके, अब ड्यू की एंट्री करेंगे। ड्यू की एंट्री भी सेम होगी, डिबेंचर एप्लीकेशन डेबिट, यहाँ पे क्या हुआ, हमें 10 रुपए का लॉस हो गया, तो मैं क्या करूंगी, लिखूंगी यहाँ पे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर। अब रिडेम्पशन की कंडीशन को कंसीडर करेंगे, क्योंकि नो प्रॉफिट नो लॉस है, तो इग्नोर इट। तो आपको सिंपली आपको अमाउंट मेंशन करना है, यहाँ पे आएगा 90,000 मींस 1000 इंटू 90, यहाँ पर आएगा आपका 10,000 और यहाँ आएगा आपका 1 लाख। फाइन, इतना समझ आ गया? कैसे करेंगे हम ये आपका मनी रिसीव करने की, ये मनी ड्यू करने की, और हमने समझा था जब भी लॉस हो या डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, उसको हम कहां से राइट ऑफ करते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम में से या फिर पीएनएल स्टेटमेंट में से, तो करेंगे राइट ऑफ। इसको आपने रिटर्न ऑफ करने के लिए क्या एंट्री पास करते हैं, अगर सिक्योरिटी प्रीमियम गिवन है तो सबसे पहले आप सिक्योरिटी प्रीमियम मेंशन करेंगे, डेबिट करेंगे, इसको मैं यहां पर कर देती हूँ, सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट या फिर स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट डेबिट टू, ये जो लॉस हुआ हमको, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, ये मैंने इशू के टाइम पे बता दिया था। जब भी आपको कोई डिबेंचर पे लॉस हो रहा है, डिस्काउंट ऑन इशू, डिस्काउंट को हम लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर भी लिख सकते हैं, तो वो कहां से चार्ज होता है, फर्स्ट सिक्योरिटी प्रीमियम, अगर पैसा नहीं है या कम पड़ गया तो पीएनएल स्टेटमेंट से चार्ज करते हैं। इतना समझ आया? ओके, थर्ड कंडीशन इज, थर्ड वन इज व्हेन डिबेंचर इश्यूड एट प्रीमियम, किस पे इश्यू किया डिबेंचर को, प्रीमियम पर इश्यू किया, एंड रिडीमेबल एट पार, अगेन नो प्रॉफिट नो लॉस, तो इग्नोर इट। अब आपने यहाँ पर क्या करना है, इश्यू एट प्रीमियम का मतलब मैं मान के चल रही हूँ 110, तो यहाँ पर अमाउंट आपकी चेंज हो जाएगी, यहाँ पर हो जाएगा 1,10,000। ओके, तो बैंक में रिसीव कितने होंगे, 1,10,000, और जब आप इसमें एंट्री करेंगे ड्यू की, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ओके, तो यहाँ पे कितना आपको प्रॉफिट कितना हुआ, 10,000 का, 1000 इंटू 10 रुपए का प्रॉफिट हुआ ना, तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा 10,000, और यहाँ डिबेंचर वाले अमाउंट में कितना आ जाएगा 1 लाख, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 1,10,000। फाइन, अब रिडेम्पशन का जो कंडीशन है उसको इग्नोर करेंगे, बिकॉज देयर इज अ नो प्रॉफिट एंड नो लॉस। ओके, इतना क्लियर है? अब नेक्स्ट जो केस बनता है हमारा फोर्थ केस। फोर्थ केस जो बनेगा, अगर मैं इसी को ही लेके चलूं, when issued at premium or redeemable at discount। अब क्या हो रहा है, रिडेम्पशन हो रहा है किस पर, डिस्काउंट पे। तो अब आप खुद सोचो, डिस्काउंट का मतलब 90 पे, तो आपका 100 का डिबेंचर था, उसके लिए आप 90 रुपए पे ऑफ कर रहे हो, तो आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ऑब्वियस है गेन हुआ।
और हमारा कंजर्वेटिज्म का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर फ्यूचर में गेन होने की एक्सपेक्टेशन है देन इग्नोर दैट गेन, उस गेन को अभी के लिए इग्नोर करो, जब होगा तब कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, रिडीमेबल एट डिस्काउंट, तो ये मेरा प्रॉफिट है, तो इसको भी आप अभी कंसीडर नहीं करोगे एट द टाइम ऑफ इश्यू। तो सेम एंट्री होगी जो हमने रिडेम्पशन एट पार के टाइम पे की थी। ओके, ये चाहे कोई भी केस हो, इश्यूड एट पार, रिडीमेबल एट डिस्काउंट, इश्यूड एट डिस्काउंट, रिडीमेबल एट डिस्काउंट, इश्यूड एट प्रीमियम, रिडीमेबल एट डिस्काउंट, तीनों ही केसेस में सेम जर्नल होगी जो हमारा रिडेम्पशन एट पार के टाइम पर हुआ था। क्यों? क्योंकि उसमें भी आपका कोई इफेक्ट नहीं पड़ा था रिडेम्पशन का, और इधर भी आपका कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा रिडेम्पशन का, क्योंकि ये प्रॉफिट का कंडीशन है, और जो पार वाला रिडेम्पशन है वो आपका नो प्रॉफिट और नो लॉस का कंडीशन है। ओके, तो सेम एंट्रीज होगी जो आपने रिडीमेबल एट पार के टाइम पे की थी। एक और एग्जांपल दे देते हैं, जैसे इश्यूड एट डिस्काउंट, यहाँ पर भी कर देते हैं रिडीमेबल एट डिस्काउंट मीन्स 90। तो अगेन यहाँ पर भी क्या हो गया, नो प्रॉफिट नो, यहाँ पे आपको प्रॉफिट की कंडीशन होगी, इशू के टाइम पे नुकसान हुआ लेकिन रिडेम्पशन के टाइम पे प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि हम 100 से कंपेयर कर रहे हैं। तो कोई बात नहीं, इशू के टाइम का लॉस तो मैंने पहले भी लिखा था, अब इस वाले रिडेम्पशन की कंडीशन को कर देंगे इग्नोर। इतना समझ आया? किसी को डाउट हो तो डू कॉमेंट, मैं आपका जरूर उसका आंसर करूंगी। ओके, नेक्स्ट हमारा जो केस रहेगा वो रहेगा इश्यूड एट, यहां पे स्टार्टिंग से करते हैं अगेन, इश्यूड एट पार, रिडीमेबल एट प्रीमियम, ये है कंडीशन, यानी कि 110। अब ये क्यों लेके चलेंगे, क्यों? क्योंकि कोई चीज 100 रुपए की थी, मैं उसको 110 रुपए के रीपे कर रही हूं, तो मेरे को तो नुकसान हो गया, कम की चीज थी मैंने उसको ज्यादा पेमेंट कर दिया, ठीक है ना। पेमेंट जब कर रहे, पे ऑफ कर रहे, तो मैंने ज्यादा में पे ऑफ किया, तो हमें क्या हो गया, लॉस हो गया। तो फ्यूचर में आने वाले टाइम में इन 5 इयर्स और 10 इयर्स मेरे को नुकसान होगा, तो वो मैं उसको आज ही लेके चलूंगी। तो वो ये लॉस अब आप कंसीडर करोगे, इसका इफेक्ट जर्नल पे पड़ेगा, वो कैसे पड़ेगा देखते हैं। इशूड एट पार, रिडीमेबल एट पार, पहले तो एंट्री रिसीव की करेंगे, तो उसमें हमारा रिडेम्पशन का कोई लेना देना नहीं है, तो सिंपली हमने एक एंट्री कर दी, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। ओके, तो पार पे हुआ, तो पार मतलब 100 रुपी, राइट। तो 100 इंटू 100 आपका पता था, 1000 इंटू 100 1 लाख आ जाएगा। यहाँ पर 1000 डिबेंचर्स थे ना, इंटू पार वैल्यू क्या है 100, तो यहाँ पे 1 लाख आ गए। तो इस एंट्री में तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इफेक्ट किस पे पड़ता है, ड्यू के टाइम पे। तो जब हम ड्यू करेंगे तो पहले सिंपली इश्यू के टाइम पे ड्यू की एंट्री करेंगे, जैसे हम पहले करते थे। तो क्या होगा एंट्री हमारा, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट। ओके, आप अमाउंट भी आप फिल कर सकते हैं, 1 लाख रुपए एप्लीकेशन के टाइम पर आए थे, ठीक है ना, और बनते भी कितने थे 1 लाख रुपए, तो ये हमारा हो गया सेटल। अब मेरे को रिडेम्पशन की कंडीशन को लेके चलना है, तो ये मेरे को लॉस हुआ है एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन, तो मैं उसको आज ही कंसीडर करूंगी। तो कैसे लिखूंगी इसको, लिखूंगी लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, क्योंकि ऑल लॉसेस विल बी डेबिटेड। तो आपको कितने का लॉस हुआ, बेसिकली 10 रुपए का लॉस हुआ, तो कितने शेयर्स पे, डिबेंचर्स पे हुआ होगा, 1000 इंटू 10 डिबेंचर्स पे हुआ होगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 10,000। बट ये बैलेंस नहीं हो रहा, तो ये जो लॉस है, क्योंकि ये अभी का लॉस नहीं है, ये फ्यूचर का लॉस है, किस चीज का लॉस है, तो वो आपको मेंशन करना होगा इन क्रेडिट साइड, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट, क्योंकि ये रिडेम्पशन का लॉस है, तो आपको मेंशन करना होगा ताकि आपकी जर्नल भी बैलेंस हो सके।
इतना क्लियर है? तो बेसिकली अगर मैं इन शॉर्ट बोलूं तो जब भी आपका रिडेम्पशन होगा प्रीमियम पे, तो जो आप इश्यू की एंट्री करते हो वो तो करोगे ही करोगे, साथ में आपने ये एंट्री को इंक्लूड कर देना है। एक तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर को डेबिट कर देना है और साथ में क्रेडिट में करोगे प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं लिखना क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम इश्यू के टाइम पे यूज करते हैं। रिडेम्पशन के टाइम का प्रीमियम होगा तो प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट लिखेंगे। इतना क्लियर हो गया? अगेन आपका मैंने बोला डिबेंचर्स पे कोई भी लॉस हो, चाहे वो डिस्काउंट का लॉस हो, किसी भी तरीके का लॉस हो, उसको आप कहां से चार्ज करते हो? फर्स्ट सिक्योरिटी प्रीमियम देन P&L स्टेटमेंट। तो आप उसको वो लॉस चार्ज करने की भी एंट्री करोगे। तो ये लॉस हुआ हमें, तो ये मैं कहां से चार्ज करूंगी? अगेन सिक्योरिटी प्रीमियम से चार्ज करूंगी और P&L स्टेटमेंट से। तो ये एंट्री आप करेंगे ही करेंगे। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट या फिर स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। फाइन, कितने का लॉस हुआ आपको? 10,000 का। मैं एज्यूम कर रही हूँ कि मेरे सिक्योरिटी प्रीमियम में थे 7,000 रुपी, तो मेरे को 3,000 और चाहिए, तो वो मैं P&L स्टेटमेंट से बियर कर लूंगी। तो ये मेरा 10,000 का लॉस रिटर्न ऑफ हो गया। अगर आपका पूरा 10,000 सिक्योरिटी प्रीमियम में होता तो सिर्फ आप सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर लिखते, लेकिन अगर आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम कुछ अमाउंट है ही नहीं तो आप सारा का सारा P&L स्टेटमेंट से चार्ज कर लेते। तो एंट्री होती P&L स्टेटमेंट अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। क्लियर है ये वाला केस? नेक्स्ट केस पर आते हैं। नेक्स्ट इज इश्यूड एट डिस्काउंट, डिस्काउंट मतलब 90 रुपी, एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम। प्रीमियम मतलब 110। यहाँ पे तो लॉस क्लियर है कि भाई कोई चीज 100 रुपए की थी, उसके बदले में मुझे कितने मिले हैं? 90, तो मेरे को 10 रुपी का लॉस होगा। अब रिडक्शन एट प्रीमियम है कि कोई चीज 100 रुपी की थी, मेरे को पेमेंट 110 करना पड़ा। तो ये दोनों ही केसेस लॉस के। तो एंट्री क्या होगी? रिसीव की एंट्री सेम एज यूजुअल जैसे हम पहले करते थे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। अगेन यहाँ पे आ जाएगा 90,000, 1000 इंटू 90 करके। अब आपको एंट्री करनी है, ड्यू की एंट्री करनी है, ठीक है ना? ड्यू की एंट्री कैसे करेंगे? उसके लिए मैं इस एंट्री को रिमूव कर रही हूँ, यहां से इरेज कर रही हूँ ताकि ड्यू की एंट्री आराम से समझ आ जाए। देखिए, सबसे पहले इश्यू के ड्यू की करेंगे, जो हम इश्यू के टाइम पर ड्यू की करते थे, जैसे कि हमने यहां पर किया था, ठीक है? सिर्फ इश्यू के ड्यू की। तो एंट्री क्या होती है? डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, फिर लिखेंगे टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट। यही एंट्री करते थे इश्यू के टाइम पे। तो यहाँ पे एप्लीकेशन पे कितना आ रहा था? 90,000 रुपी। 90,000 क्यों था? क्योंकि 10,000 हमारा डिस्काउंट था और हमें मिलने कितने थे? 1 लाख रुपी मिलने थे। इतनी एंट्री समझ आ गई, बैलेंस भी हो गया। लेकिन रिडेम्पशन की कंडीशन को कंसीडर करेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें लॉस हो रहा है। कितने का लॉस हो रहा है? हमें 10 रुपी का लॉस हो रहा है। तो जब लॉस हो रहा है तो लॉस डेबिट होगा, तो मैं यहाँ पे मेंशन करूंगी लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। कितने का लॉस हुआ? 10 इंटू 1000। अगेन हमें 10,000 का लॉस हो गया एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन। बट अभी बैलेंस नहीं कर रही हमारी एंट्री, तो जब नहीं बैलेंस कर रही तो ये जो लॉस है उसका रीजन लिख देंगे। ये लॉस हुआ है टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। कितना आ जाएगा आपका? 10,000। इतना क्लियर हो गया? अगेन अब ये जो लॉस है, एक तो ये डिस्काउंट का लॉस और एक जो
आपका रिडेम्पशन का लॉस है कितना हो गया 20,000। अब आप 20,000 यहां से ऐसे ये जर्नल एंट्री से राइट ऑफ करोगे। अगेन वही सिक्योरिटी प्रीमियम से या फिर स्टेटमेंट ऑफ P&L से, यहाँ पर आपने ऐसे लिखा है टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, साथ ही ये लिख दोगे टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। फाइन, इतना क्लियर है। आपने यहाँ पर क्या एड ऑन कर देना है, यहाँ पे टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर आपने क्लियर कर देना। इतना समझ आ गया, बस इसको राइट ऑफ कर देना। क्लियर है इतना। एक चीज और बताऊंगी कि आप जरूरी नहीं कि इश्यू के टाइम का डिस्काउंट आप डिस्काउंट ऑन इश्यू ही लिखो, ठीक है। यू कैन राइट लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर ऑल्सो। इस डिस्काउंट को आप लॉस भी लिख सकते हो, जो कि मैंने इश्यू ऑफ डिबेंचर के टाइम पे जो एंट्री समझाई थी उसमें बताया था। इतना क्लियर हो गया। दोनों ही 20,000 के लॉस को आप कहां से चार्ज करेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम और P&L स्टेटमेंट से। एंट्री क्या बनेगी, सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट या फिर P&L स्टेटमेंट डेबिट टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर और डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। कैसे भी कर सकते हैं, आपने लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर लिख रहे हो तो सिंपली 20,000 लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर के सामने आ जाएगा। लेकिन अगर आप इन दोनों को अलग अलग राइट ऑफ कर रहे हो तो आप पहले लिख देना लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर 10,000, अगेन टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर 10,000, फिर राइट ऑफ कर देना। बात एक ही है, जैसे मर्जी कर लेना, चॉइस इज योर्स। ओके, लास्ट पेज रह गया हमारा व्हेन इश्यूड एट प्रीमियम। इश्यू किस पे हो रहा है, डिबेंचर प्रीमियम पर इश्यू हो रहा है और रिडीम भी किस पे हो रहा है, प्रीमियम पे हो रहा है। तो क्या करेंगे, प्रीमियम पे मतलब 110 पर। तो बच्चे फिर अगेन वही सोचेंगे 110 नो प्रॉफिट नो लॉस। ये गलती नहीं करनी, मैं बार बार कह रही हूँ, क्योंकि बच्चे यही गलती करते हैं और यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। इसको भी 100 से कंपैरिजन करेंगे, इसका भी 100 से कंपैरिजन करेंगे। यहाँ पर हमें क्या हो रहा है, 100 रुपए की डिबेंचर थे, मिल रहे हैं कितने 110, तो इट मीन्स मेरे को 10 रुपए का फायदा हो गया। कोई चीज 100 रुपए की थी, मेरे को 110 रुपए मिले उस चीज के बदले में। अब यहाँ पे क्या है, रिडेम्पशन के टाइम पे हमें पैसे देने हैं। कोई चीज 100 रुपए की तो उसके बदले में 110 दे रहे हैं, तो मेरे को लॉस हुआ। तो पहले हम कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ इश्यू की एंट्री करेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो अगेन वही एंट्री आप करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन 1,10,000 जो हमने पहले भी की थी। मैं यहाँ पे ड्यू की एंट्री समझा रही हूँ। ड्यू की एंट्री क्या होगी, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट, और प्रॉफिट हुआ है तो यहाँ पे लिखूंगी टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। इतना क्लियर है। अगेन यहाँ पे 1,10,000 आ जाएगा, यहाँ पर आपका 1 लाख आ जाएगा और यहाँ आपका 10,000 आ जाएगा। बैलेंस हो गई एंट्री। बट हमें रिडेम्पशन पे लॉस हो रहा है, उसको कंसीडर करके चलना है, तो मैं यहाँ पे मेंशन करूंगी लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। कितने का लॉस हो रहा है मेरे को, 10,000 रुपए का। ओके, मेंशन कर दिया। बट ये बैलेंस नहीं हो रहा तो उसका रीजन लिख दो टू में, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। कितने का आ गया, 10,000 का। अब अगेन ये लॉस आया तो अगेन P&L और सिक्योरिटी प्रीमियम से आप चार्ज कर लेंगे। सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट या फिर P&L स्टेटमेंट डेबिट टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर बाय 10,000। इसको आप राइट ऑफ करोगे। क्लियर है, ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है। कंक्लूड करूं अगर मैं इस टॉपिक को, तो वो यही कह रहा है कि जब भी रिडेम्पशन प्रीमियम पे होगा तो वो मेरी लॉस की कंडीशन है कि फ्यूचर में मुझे लॉस होने वाला है, तो उसको आज ही उसकी एंट्री करो। पार पे रिडेम्पशन, डिस्काउंट पे रिडेम्पशन, कोई प्रॉफिट और लॉस नहीं है। एट पार डिस्काउंट है तो मेरे को प्रॉफिट है, वो जब होगा तब का तब देखा जाएगा, अभी उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा हमारे इश्यू की एंट्री पे। और रही बात रिडेम्पशन एट प्रीमियम, तो उसका इफेक्ट होगा। उसका इफेक्ट मैंने बता दिया, 2 जगह एंट्रीज करनी है, डेबिट में लॉस ऑन इश्यू के नाम से और क्रेडिट में टू प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर के नाम से। बाकी सब कुछ वैसा ही होगा जैसे हम इश्यू के टाइम पे किया करते थे, ठीक है। आई होप ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। एक एक चीज आपको क्लियरली इन डिटेल समझाई गई है। इस वीडियो को
अच्छे से देखने के बाद आप अपने जो क्वेश्चंस हैं वो आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं एग्जाम में। इस चैप्टर में एटलीस्ट फुल मार्क्स लेकर आ सकते हैं। ठीक है, फिर भी अगर आपका कोई डाउट है यू कैन कमेंट बिलो। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करना मत भूलना चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।